हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने अप्लाई किया होगा या कर रहे होंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो पोस्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप की 17 ग्रेड की, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तैयारी के सिलसिले में यकीनन आप लोग मुझसे भी हो सकता है ज़्यादा जानते हों, लेकिन मैं जितना कुछ जानता हूँ और जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए, वो मैं करूँगा और मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो वर्ड है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से डिराइव किया गया, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो ये वर्ड एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड्स हैं, साइक और लोगास, वे यहाँ से आया है। और साइक का मतलब है सोल और लोगास का मतलब है साइंस। तो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोल। और उसके बाद इसको साइंस ऑफ माइंड भी कहा गया, बाद में इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला गया, और इसी के साथ इसकी डेफिनेशन साइंस ऑफ बिहेवियर भी की गई। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि साइंस ऑफ सोल, then science of mind, then comes science of consciousness, and after that it was defined as the science of behavior. तो विल्हेम वॉन्ट ने एक्चुअली साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर काम किया और इन्होंने जर्मनी में लिप्जिग में 1879 में इसके ऊपर काम किया और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर वर्क किया। और इसके बाद अभी हमने बात की थी कि इसको जो डिफ़ाइन किया गया एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो इसमें वाटसन ने काम किया, बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया, ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और ऑब्जर्वेशंस की, और इसके नतीजे में उन्होंने डिफ़ाइन किया कि इट्स अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ से बिहेवियरिज्म जनरेट हुआ और फिर बिहेवियरिज्म के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज़ आईं, काफ़ी नज़रियात पेश किए गए, काफ़ी डिस्कशन हुई, और इस तरह से स्टडी ऑफ सोल से लेके स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आफ्टर दैट स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो ये तो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग थी, मालूमात थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक इंतहाई अहम बात शेयर करता चलूँ कि आपने जहन में ये रखना है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली साइकोलॉजिकल लैब कब और कहाँ पे कायम की गई। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि आपने याद रखना है कि किसने कायम की, विल्हेम वॉन्ट। कब कायम की, 1879। कहाँ कायम की, जर्मनी में, और किस जगह पे, लिप्जिग। ये आपने जहन में बिठा लेना। अक्सर जो इम्तिहानात होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ये बात आपने जहन में बिठानी है और जहन में रखनी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मेजर स्कूल ऑफ थाट इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो आपने स्कूल ऑफ थाट को जहन में रखना है कि स्कूल ऑफ थाट किसे कहते हैं। कुछ अफराद मिल के काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना एक नुक्ता नज़र पेश करते हैं, अपना एक नज़रिया पेश करते हैं, अपना एक मौक़िफ़ देते हैं। तो ये जो नज़रिया है, ये जो मौक़िफ़ है, इसको कहते हैं स्कूल ऑफ थाट। तो इसी तरह से साइकोलॉजी के हवाले से जिन जिन लोगों ने काम किया वो उनका स्कूल ऑफ थाट कहलाता है। तो वो कौन सी बातें थी, वो कौन सा नज़रिया था जो उन्होंने पेश किया और उसके ऊपर फिर काम होता रहा साइकोलॉजी के हवाले से, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है, उसके बाद फंक्शनलिज्म की बात करेंगे, बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करेंगे, और इसमें हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को देखेंगे और बिहेवियरिज्म को भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें से चंद एक स्कूल ऑफ थाट, ये जो बुनियादी हैं, ये जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर किसने काम किया। बुनियादी तौर पर विल्हेम वॉन्ट ने, जर्मनी में, लिप्जिग, 1879। ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए और होंगी। तो एक्चुअली इसके ऊपर जब काम किया तो इसके साथ इनके एक स्टूडेंट
जिनका नाम था टिचनर, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। और ये एक्चुअली विलियम वॉन्ट की राइटिंग्स के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है ये स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म। और इस स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई। और स्ट्रक्चर से मुराद क्या लिया गया, उसमें ये बताया गया कि जो इमीडिएट कॉन्शियसनेस है, इमीडिएट कॉन्शियसनेस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है माइंड के जितना भी स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए, कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और कैसे समझेंगे आप, इसके लिए उन्होंने कहा कि एक ऑब्जर्वर होना चाहिए जो हमें बताए कि क्या चल रहा है माइंड में। तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एक्चुअली। वो जो ऑब्ज़र्वर होगा वो शख्स होगा जो बज़ाते ख़ुद अपना मुतालिया कर रहा होगा, अपना जायज़ा ले रहा होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड माई माइंड। बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट थाट्स इन माई माइंड। सो एक्चुअली आई एम एक्सपीरियंसिंग दोज, मैं उसके बारे में तजर्बा कर रहा हूँ, मैं उसको फील कर रहा हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर सकता। आपके जहन में कुछ चल रहा है तो आप बता सकते हैं, मेरे जहन में चल रहा है तो मैं बता सकता हूँ। तो इसलिए तो वो ऑब्जर्वर बताएगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज आर हर माइंड, और वो वर्बल फॉर्म में उसको रिपोर्ट करेगा, उसको बताएगा और उसको फिर लिखा जाएगा ताकि आप समझ पाएँ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और इसको जो समझने का प्रोसेस है जो चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, क्या चल रहा है, इसको इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया गया। यहाँ ये नुक्ता बड़ा ज़रूरी है, आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। उर्दू में हम बात करें तो उर्दू में इसे मुतालिया बातिन कह सकते हैं, कि आप ख़ुद अपना मुतालिया कर रहे हैं, आप ख़ुद अपना जायज़ा ले रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और इंग्लिश में हम साइकोलॉजी की टर्म में अगर इसको बताना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ all the thoughts and all the process which is happening inside your mind। आपके जहन में जो चल रहा है आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। You are the person who can tell and who can report and inform about your thoughts and feelings, whatever is going on in your mind। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, आपको जहन में रखनी चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वॉन्ट जर्मनी में उसने काम स्टार्ट किया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कायम की लिप्जिग 1879। और स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर बात की, इमीडिएट कॉन्शियसनेस के ऊपर बात की, और फिर कहा कि इस प्रोसेस को वही बंदा बताएगा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, दैट पर्सन विल बी ऑब्जर्वर। और इमीडिएट कॉन्शियसनेस, इससे जो चीज़ आएगी, जो रिपोर्ट की जाएगी उस फर्द से रिलेटेड, तो उसके बारे में फिर अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाएगी कि व्हाट एक्चुअली इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। और इस प्रोसेस को जो ये कोई भी फ़र्द बताएगा या समझेगा माइंड के बारे में कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, इस प्रोसेस को मुतालिया बातिन उर्दू में और इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया गया। देन कम्स फंक्शनलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद एक नया स्कूल ऑफ थाट, एक नया नज़रिया पेश किया गया और उसे फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो फंक्शनलिज्म में एक्चुअली विलियम जेम्स ने चैलेंज किया जो काम था विलियम वॉन्ट का और उसके स्टूडेंट टिचनर का, उसके बारे में, और कहा कि उन्होंने एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को मुतालिया करना था और उसको डिस्कस करना था, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ माइंड, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो उन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ही यूज़ किया, लेकिन उसमें उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली ये जो माइंड में चल रहा होता है, ये जो थॉट्स हैं, ये जो ऑब्जर्वर था जो पहले डिस्कस हो चुका, जो अपने बारे में बताएगा, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें कॉन्शियसनेस जो आप मुतालिया कर रहे हैं और जब एक फ़र्द रिपोर्ट कर रहा है, तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर नहीं है माइंड का, बल्कि इट्स फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे इन्होंने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया और उसके ऊपर काम किया, अपना नज़रिया पेश किया कि फंक्शंस ऑफ माइंड,
اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو فنکشنل اینڈ پریکٹیکل نیچر آف مائنڈ کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ نے جو کام کیا اور اس کے اوپر جو ورک کیا اس میں بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا، جس میں لرننگ ہے، جس میں پرسیونگ ہے، جس میں تھنکنگ ہے اور جس میں پرسنالٹی ہے. تو ان ٹاپکس کو کور کیا اور ان کے فنکشنز کو جائزہ لینے کے لیے کام کیا. دیٹس وائی اٹ از ریفرڈ ایز فنکشنلزم اسکول آف تھاٹ اینڈ سائیکالوجی.